और अभी ये दीक्षांत आएंगे, और वो आज तरुण नहीं आया अभी। तरुण हैज नॉट ज्वाइन ना। आपका फर्स्ट पीरियड लगा है ये अपना ममता मैम का? यस सर। अच्छा अच्छा। आज मेरे कल वो नहीं है, सुखवंत जी नहीं है ना आज। आज शायद गए हुए हैं वो उनके साथ, आपके सीनियर्स के साथ। तो आप भी, आपका जब ट्रेनिंग का टाइम आएगा तो यू मस्ट मतलब योर सेल्फ शुड चूज कि वेयर यू वुड लाइक टू हैव द ट्रेनिंग। ठीक है ना कि सर बैंगलोर। हाँ। बैंगलोर लगानी सर। बेंगलोर में? तो बेंगलोर में कौन सा इंस्टीट्यूट है, बताना मेरे को। आप अभी आप सारा देखो ना कि वेयर द बेस्ट ट्रेनिंग यू कैन हैव, क्योंकि उससे दैट इज रिलेटेड टू योर कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट आल्सो। वेयर यू हैव, जैसे मैंने अभी आपको इसके जो एंटरप्रेन्योरशिप के इंस्टीट्यूट्स भी बताए हैं, सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आई हैव टोल्ड यू, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। So on that aspect, you can also think about that, and other institutes also. ठीक है ना, आउट ऑफ पंजाब और विद इन पंजाब। आप अभी यू गो ऑन सर्चिंग ऑन गूगल, ठीक है ना। देहरादून तो है ही है, दैट आई हैव मतलब माई सेल्फ सर्च। ऐसे और भी होंगे, एंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर। ठीक है ना, आपके सिलेबस के हिसाब से, बाई कवरिंग योर 7th सेम सिलेबस। क्योंकि दिस इज दी अपॉर्चुनिटी, जो आपको एक साल मिलता है, यू कैन यूटिलाइज इट ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है ना, थ्योरेटिकल तो आप देख ही रहे हो। तो इसमें दैट शुड नॉट बी दी फॉर्मेलिटी टू हैव द ट्रेनिंग। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग द फॉर्मेलिटी, that they say to the students that they should search on their self and go for the training. That should not be the criteria, है ना। You must actually have the training on those modules which are listed in your syllabus. So lot of मतलब you have the knowledge by doing the practical work, है ना। तो that is the main purpose of this। अभी आपके पास टाइम है, तो you utilize that particular year for learning the practical things, है ना। theoretical तो you are doing, तो प्रैक्टिकल का वही है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स यू कैन विजिट, यू कैन गो योर सेल्फ द नियर बाई इंस्टीट्यूट्स विच आर देयर। एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन हैं, केबीके हैं, तो व्हाट आर द एक्टिविटीज गोइंग ऑन देयर। आपके पास कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, एग्रो बेस्ड यूनिट्स हैं, आप उनको विजिट करो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को विजिट करो तो आपके पास में है। ठीक है ना, हिमाचल में बहुत है, जैसे आपका ये नूरपुर में है, रिसर्च स्टेशन इज देयर, जो हमने उस टाइम नहीं देख पाए थे ना। तो आप अपने इसमें जब सैटरडे संडे होता है तो आप यू योरसेल्फ विजिट दें, जहाँ जब आपको छुट्टी होती है। तो ऐसा नहीं, एग्रीकल्चर में तो वेयर एवर यू गो, एग्रीकल्चर के जो वहाँ पे हैं ट्रैक्टर वगैरह, तो दे विल ऑलवेज वेलकम यू। वो कभी भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को वो कभी, दे शुड नॉट ट्रीट इट कि दे शुड ट्रीट इट एज बैड कि आप क्यों आए हैं, व्हाई यू हैव कम। तो वो तो आपका वेलकम करेंगे कि सम स्टूडेंट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर हैव कम टू आवर इंस्टीट्यूट और रिसर्च स्टेशन। ठीक है ना। तो ये था चलो लेट अस स्टार्ट नाउ आवर दिस today's lecture, and that is on your entrepreneurship development and business communication. Last time, yesterday we discussed regarding the intellectual property rights. So today we are going to, in the last lecture, anybody can tell that what we discussed under this entrepreneurship development?
क्यों दिया, आपको मालूम है क्या किया था? इन आवर लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिस्कस्ड about this entrepreneurship under this subject. सर स्कीम्स प्रोग्राम्स करें हम। हाँ, different programs, policies and institutions for the development of entrepreneurship. ठीक है ना? What are the different programs run by the government? Then what are the policies of the government and what are the different institutions? ठीक है ना? मतलब always I am repeating it. This is very important. The government is thinking that you should be self-employed. That's why they have introduced this subject in your syllabus. और now today's topic is, अगर आप इसमें देखो जो आपने syllabus के अंदर, तो that is the role of the economic reforms, है ना, on agri business development. This is the topic ना. Actually, if you go through the syllabus and see that what is to be done today, what is to be covered today, which topic is there. That is the impact of the economic reforms on agri-business and agri-enterprise. Impact of the economic reforms. ठीक है ना? मतलब जो टॉपिक है, I should explain to you that what this topic means. Impact of economic reforms on agri-business या agri enterprises. ठीक है ना? That is there. So under this, first of all, you must know that what do you mean by economic reforms? Anybody knows about this? What does this economic reforms means? क्यों अनीशा, do you know about it? What is the economic reforms? No, sir. कोई ऐसा anything you know about it? कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है और इकोनॉमिक क्या होता है? ऐसी हैं? इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। क्या चीज? सिर्फ पॉलिसीज इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। हाँ, और नेहा आप कोई बता सकते हैं? सुजल, आप? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है ना? जैसे हमारा कंट्री है तो इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या मतलब है? एनीबॉडी नो उसकी? अनीशा, आपको पता है रिफॉर्म क्या होता है? Sir, policy changes. हाँ, किसी चीज में कोई मॉडिफिकेशन करनी, कोई उसमें रिफॉर्म्स लाने, उसमें बदलाव लाना। ठीक है ना? रिफॉर्म्स का मतलब यही है ना कि किसी चीज में चेंज लाना, बदलाव लाना। तो यहाँ इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक मीन्स कि रिगार्डिंग दिस अर्थशास्त्र जिसको हम बोलते हैं, इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, तो उसमें जो रिफॉर्म्स लाने, उसमें चेंजेस लाने, हमारी जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस लाने हैं, दैट इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो वो कह रहे कि इसका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट जो है वो एग्री बिजनेस पे क्या हुआ। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे, व्हेन डिड दिस एक्चुअली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स केम? कुछ आइडिया आपको कि कब हमारे कंट्री में जो एक मेजर चेंजेस आए थे? बिफोर दैट आवर कंट्री वाज नॉट लाइक दिस विच इज इन प्रेजेंट पोजीशन। जो आज आप देख रहे हो सब कुछ, दैट वाज नॉट लॉन्ग बैक। ठीक है ना? तो ये जो एक ड्रास्टिक चेंज वाज मेड इन आवर कंट्री, ठीक है ना, हमारे कंट्री ने उस चीज को अडॉप्ट किया। तो नाउ यू हैव सीन दैट सो मच डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स इज देयर। तो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म आया था, दैट वाज इज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कोई है आइडिया? क्योंकि मैं आपको तो बताऊंगा, लेकिन मैं जस्ट दैट नॉट कि यू मस्ट नो इट, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, कि कोई ऐसा हो। क्योंकि आप जो आज देख रहे हो, ये किसी न किसी ने कुछ इसके ऊपर काम किया है। somebody has done मतलब work on it and had the idea on this कि there should be the economic reforms in India, so that's why our country will develop.
तो ये चलो, अगर आपको नहीं, इट इज नॉट सपोज दैट यू मस्ट नो इट। तो ये 1991 में, अगर आपने सुना होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना, जानते हैं ना उनके बारे में? क्यों अनीशा, नेहा, जानते हो डॉक्टर मनमोहन Yes, सिंह? sir. हैं, वो हमारे Yes, sir. प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। आप शायद जानते हैं कि नहीं, मतलब ही वाज फ्रॉम द साउथ। नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर। और ये हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है ना। अभी वो ठीक है पॉलिटिक्स में आ गए तो वो अलग बात है, लेकिन ही इज नॉट एक्चुअली बेसिकली पॉलिटिशियन। तो इज ए वेरी इंटेलेक्चुअल। वो आईएमएफ के भी हेड रहे हैं, इंडियन मॉनेटरी फंड के, वर्ल्ड बैंक के भी रहे हैं। तो मतलब ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही इज ए गुड इकोनॉमिस्ट। तो उन्होंने व्हेन ही वाज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने 1991 में एक आइडिया लाया था, इन 1991। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि एवरी, तो फिर आप यू कैन इजीली राइट इन द एग्जाम विच इट कम्स कि व्हाट डज दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है। क्योंकि इन 1991 he came with an idea कि देयर शुड बी द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन आवर इंडिया। क्योंकि उससे पहले बिफोर 1991 आवर पोजीशन ऑफ द कंट्री वाज नॉट गुड। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वर्ड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अब हम, मैंने जैसे आपको इकोनॉमिक उसमें भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बताया था कि जब व्हेन वी इंपोर्ट समथिंग देन वी अर्न डॉलर, सॉरी वी स्पेंड डॉलर। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। एंड व्हेन वी एक्सपोर्ट द थिंग्स देन वी अर्न डॉलर। तो ये इसका जो जो हमने एक्सपेंस किए और जो हमने अर्न किया, उसका जो नेट रिजल्ट रहता है दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कि हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। तो नेट जो उसका रिजल्ट क्या रहा, हाउ मच वी हैव अर्न दी डॉलर्स। तो 1991 से पहले हमारे देश, हमारे कंट्री की पोजीशन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बहुत खराब हो गई थी। मींस कि हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा था और हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम था। तो हमारी जो पोजीशन थी दैट वाज माइजरेबल, और कंट्री को काफी, आपने अगर देखा होगा तो आवर कंट्री हैज टू टेक द लॉट ऑफ लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। और हमें अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, अपना जो हमारा गोल्ड होता है, ठीक है ना, गोल्ड इज द एक्चुअल, जैसे हमारे घरों में भी दैट इज द सोशल सिक्योरिटी। गोल्ड जो हमारे घरों में है दैट इज द सोशल सिक्योरिटी विद अस, कि अगर हमारे पास कोई चीज ना रहे, जहां हमारे कोई हमारा गलत टाइम आ जाए कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएं और हमें इमीडिएट जरूरत हो, तो हम गोल्ड को सेल करके मतलब उस चीज जरूरत को पूरा करते हैं। आ रही है ना, मैं अपना अनीशा, समझ आ रही जो मैं कह रहा हूँ? sir. हाँ। तो मतलब उससे क्या था कि इंडिया की भी यही पोजीशन हो गई थी कि एट वन टाइम दे हैव टू सेल देयर रिजर्व ऑफ गोल्ड विच इज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें गोल्ड बेचना पड़ा था। दैट वाज द वेरी क्रिटिकल पीरियड। तो फिर जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 1991 में एक आइडिया लाया था। तो उन्होंने तीन मतलब चीजें, जो तीन रिफॉर्म्स लाए, तीन जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट उसमें है लिबरलाइजेशन, है ना, यही वर्ड्स आपके यूज होंगे, लिबरलाइजेशन। और देन इज द प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना। आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वैसे उसमें है जो आपका, मैंने बुक भेजी है, दैट इज ऑन पेज 24, 24 पेज, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक था, फर्स्ट वाज द लिबरलाइजेशन,
then was the this privatization, और third was the globalization, ठीक ना, third was the globalization. तो इन सब से एनीथिंग यू नो कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, कोई है एनी 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 आइडिया, एनी जो, क्योंकि ये तीन आइडियाज वर प्रेजेंटेड बाय दी दिस मनमोहन सिंह इन दी पार्लियामेंट. या पार्लियामेंट तो जानते हैं ना, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है जिसमें एमपी सब चुन के जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं वहाँ, जो हमारे लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं, एक्ट बनते हैं, ठीक है ना. तो वहां पे उन्होंने ही इंट्रोड्यूस दिस आइडिया ऑफ दीज थ्री कंसेप्ट्स कि हमें अब हमारे कंट्री को जरूरत है इसकी, अपना लिबरलाइजेशन की, देन प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की. तीन कंसेप्ट उन्होंने दिए. तो कोई आपको है कोई सुजल, आपको है कोई एनी आइडिया कि लिबरलाइजेशन क्या है या प्राइवेटाइजेशन? तो आपको होगा कुछ ना कुछ आइडिया उसके बारे में. और कोई है एनी एनी एनीथिंग यू नो अबाउट इट? कुछ भी बोलो, दैट विल बी एक्सेप्टेबल. लिबरलाइज करना, लिबरलाइज तो जैसे कोई किसी को लिबरलाइज कर देता है. लिबरलाइज मीन्स कि उसको आजादी दे देता है, जहां उसको मतलब क्या कहते हैं, खुला छोड़ देता है. दैट इज द लिबरलाइजेशन ना. क्यों सुजल, सुन रहे हो मेरे को? यस सर। हाँ, लिबरलाइज मीन्स कि लिबरल होना, ठीक है ना. कि एक होता है कि स्ट्रिक्ट होना, एक होता है लिबरल होना, ठीक है ना. लिबरल का अपोजिट है स्ट्रिक्ट, कि आप स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं, ये मतलब हम ये इसी को स्टिक करेंगे, वी विल नॉट अलाउ द लिबरलाइजेशन. तो उन्होंने इसको लिबरलाइजेशन मींस कि पहले जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट के कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के पूरा कंट्रोल है हर चीज के ऊपर, दैट शुड बी ओपन, ठीक है ना. उसमें लिबरलाइजेशन आए कि बाकी भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्राइवेट जो लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करें हमारे कंट्री में. तो दैट वाज द लिबरलाइजेशन. और फिर जो था ये था प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना. प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का आप देख ही रहे हो, जो जो हमारे कंट्री में इतनी प्राइवेटाइज हुए हैं सेक्टर, ठीक है ना. पब्लिक सेक्टर से हम प्राइवेटाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा फ्लरिश किए हैं, है ना. जैसे आपको वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जहाँ फेमिलियर जो एग्जांपल है, दैट इज द एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, ठीक है ना. एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में आप लॉट ऑफ प्राइवेटाइजेशन हैज बीन डन. आप देख ही रहे हो ना कि जितने भी आपके, जैसे आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में, तो दैट इज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, दैट इज नॉट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. तो इसमें भी मैं पहले जो जितने भी थे, देवर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वर देयर एंड दे वर वेरी लिमिटेड, ठीक है ना. क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स वर नॉट हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू हैव द हायर एजुकेशन एंड गुड एजुकेशन. So that's why the privatization of this education sector was done in 1991. They said कि go for the privatization, let the private person, other person, non-government organization should come forward to have the government, this private schools, private colleges, private institutions, ठीक है ना. उससे मैं मतलब सेक्टर, इसी तरह से हेल्थ सेक्टर जो है आपका, like a lot of private hospitals have come in the market in India. आप देख ही रहे हो कि मैक्स हॉस्पिटल है, जैसे फोर्टीज है, ठीक है ना, अपोलो है, ये सब जो जितने भी दीज हॉस्पिटल्स जो मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स हैं, पहले नहीं थे. और पहले तो सिर्फ इफ यू हैव सीन और नॉट, अभी भी है इन मोस्ट ऑफ द places, only the civil hospitals are there. Civil means कि government hospitals. लेकिन गवर्नमेंट और जो सेक्टर है, दिस हॉस्पिटल,
cannot meet the needs of all the population, the people of that area. तो आप ये जितने भी प्राइवेट आप देखो कि so many doctors are there, private doctors are there, private clinics are there, ठीक है ना। तो ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल से बता रहा हूँ कि दिस इज दी प्राइवेटाइजेशन ऑफ द दैट सेक्टर, कि प्राइवेटाइजेशन की गई है। देन थर्ड इज दी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल का आप मीनिंग इट सेल्फ इंडिकेट्स, क्योंकि आप जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो ग्लोब रखा होता है, कईयों के टेबल के ऊपर ग्लोब रखा होता है ना, पूरे वर्ल्ड का नक्शा, है ना। क्यों नहीं सर, यही होता है ना, ग्लोब। ग्लोब जो है, ग्लोब आप पढ़ते आए हो कि पूरे वर्ल्ड का मैप। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कि किसी चीज को थ्रू आउट वर्ल्ड में फैला देना, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ पे जो इंडिया था, वहां पे ये ग्लोबलाइजेशन में नहीं पार्टिसिपेट करता था, तो आवर इकोनॉमी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू आवर कंट्री ओनली। मींस सबसे जो बड़ी एग्जांपल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है, ठीक है ना, कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीजें आज आप देख रहे हो द रिजल्ट्स, कि जो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है उससे कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। कितने जो बच्चे हैं जैसे लाइक यू, कि सम ऑफ द पीपल्स आर गोइंग टू अब्रॉड फॉर स्टडी, और वहां से इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से वहां जा रहे हैं। तो ऐसे जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, lot of agriculture commodities are being exchanged between the countries, means international trade is there. So that means that is the globalization. इसको हम मतलब ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ये तीन जो कंसेप्ट्स थे, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991-92। तो ये तीन कंट्रीज से हमारी जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो आपका वर्ड है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, क्योंकि मेरा काफी टाइम मैंने इस पे लगाया है, क्योंकि यू मस्ट एक्चुअली नो। अब पढ़ने को तो आप इसमें से पढ़ सकते थे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन दिस एग्री बिजनेस, लेकिन व्हाट एक्चुअली इकोनॉमिक रिफॉर्म मींस, दैट आई एक्सप्लेन इन लेंथ। आपको सारा जो मैंने बताया कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, कहाँ पे है। तो आज जो भी आप हमारे देश की डेवलपमेंट देख रहे हो, कि हम आज बात कर रहे हैं कि अब इंडिया इज द फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी बात होती है ना, मोदी साहब भी कहते हैं, एवरीबॉडी नोज, कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है देन द अदर कंट्रीज, ठीक है ना। और दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द दिस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। जहां मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी देता हूं कि विच यू मस्ट हैव नॉट सीन और नोन। आपने नहीं देखा कि ये आजकल जो आप व्हीकल्स देख रहे हैं, पर्टिकुलरली स्कूटर, ठीक है ना, जो आप स्कूटर देखते हो कि आजकल आप मार्केट में जाते हो तो यू गो एंड परचेज एनी टाइप ऑफ मोटरसाइकिल स्कूटर, ठीक है ना, आप सब देखते हो। लेकिन अभी जो मैंने आई हैव सीन दैट टाइम इन 1979 व्हेन आई वाज इन द बैंक। तो मेरे को स्कूटर लेना था, और एट दैट टाइम प्रिया और बजाज चेतक स्कूटर वर देयर ओनली, ठीक है ना। एलएमएल ये बाद में आया, मैं स्कूटर की बात कर रहा हूँ। अभी ये कनेटिक स्कूटी वगैरह, जहाँ ये मोटरसाइकिल वगैरह तो थे ही नहीं। तो उसके लिए भी टू गेट दैट प्रिया स्कूटर और बजाज चेतक, उसके लिए भी मेरे को बुक कराना पड़ता था। आई हैव टू गो फॉर द बुकिंग। मैं जो इसके जो डीलर थे, तो बुक कराने के मतलब 5 साल बाद, एटलीस्ट 5 years आई हैव टू वेट टू गेट दी स्कूटर, ठीक है ना। मेरे को एक स्कूटर लेने के लिए 5 साल वेट करना पड़ता था, क्योंकि उसमें कोई इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन नहीं थी, ठीक है। लिबरलाइजेशन के गवर्नमेंट हैंड्स में था, इसकी प्रोडक्शन इतनी थी, तो उसके लिए 5 साल वेट करना पड़ता था। तो आज आप देख लो कि बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन आज आप मार्केट में जाते हो और नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब वो तो प्री है, वो स्कूटर ही नहीं रहे, और उसकी जगह एलएमएल आया, तो वो भी नहीं रहा। नाउ दोज ओल्ड स्कूटर्स आर नॉट देयर,
अब आपके पास देख ही रहे हो कि सो मैनी टू व्हीलर्स आर देयर इन द मार्केट। आप जाते हो, जैसे ये आपका कनेटिक है, सब ये है ना, यू गो इन द मार्केट एंड परचेज एट द स्पॉट, ठीक है ना, लेके घर आ जाते हो। लेकिन दैट वाज नॉट द टाइम इन बिफोर दिस 1991। 1991 के बाद ये सब चीजें जो है प्रोडक्शन हमारे कंट्री में स्टार्ट हुई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई। तो ये है, दिस इज इन नटशेल जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। और आज आप देख ही रहे हो कि व्हाट स्टेज आवर कंट्रीज, हम हमारे देश को माना जाता है कि इट्स इकोनॉमी इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी आप देख रहे हो कि ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, कि जो बड़ा क्रूशियल पीरियड था, बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी को काफी, इट वाज सेट बैक टू देयर इकोनॉमी, लेकिन आवर इकोनॉमी वाज इवन देन एट दैट टाइम इट वाज स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। हमारे जो बैंक्स है, दे आर इन द गुड पोजीशन। So this is all because of the economic reforms, which policies our India is adopting, ठीक है ना। तो ये है, दिस इज दी कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इसका आगे जो आपका टॉपिक है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन एग्री बिजनेस, एग्री एंटरप्राइज, ठीक है ना। ये दो मतलब एक टॉपिक था, एग्री बिजनेस जो हमारा मेन टॉपिक है, एग्री बिजनेस, एग्री एंटरप्राइज, ठीक है ना, कि इन चीजों का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसका एग्री बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, है ना। तो ये अभी हम देख ही रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे हम इस तो थोड़ा सा बुक से भी डिस्कस करेंगे कि ये जो इतने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा, इससे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज बहुत बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है। और ठीक है ना, और इससे जो है इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत से रिफॉर्म्स आए। आपका एग्री बिजनेस जो है, एग्री बिजनेस बहुत बड़ा, ठीक है ना, मतलब बिजनेस रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर, जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थी। आज आप देख रहे हो कि सो मेनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर देयर इन दी वर्ल्ड। इन इंडिया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कितनी हो गई हैं। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल सुबह से हमेशा ही देता हूँ कि वेन एवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हो तो यू स्टार्ट विद दी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना। सुबह ही आप जब उठते हो तो आप जो चाय पीते हो, तो और जो चाय पत्ती आती है तो वो कहाँ से आती है, दैट इज फ्रॉम द एग्रो बेस्ड। तो उसमें जो रॉ मटेरियल है दैट हैव बीन यूज्ड बाय द एग्रीकल्चर। और फिर जो दूध लेते हो तो दूध भी तो दैट इज द एग्रो बेस्ड। जो आप आजकल आप देख रहे हो अमूल आ रहा है, वेरका आ रहा है, या जो डायरेक्ट जो बेफ्रोस का मिल्क आ रहा है, तो दैट इज आल्सो दी एग्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इससे जो मतलब कि कितना इसमें लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज देयर, एग्री बिजनेस कितना बड़ा है, ठीक है ना, पहले नहीं था। बिफोर दैट 1991 इतनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं थी, एग्री बिजनेस नहीं। तो इससे क्या इसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ कि इससे अगर एग्री बिजनेस बढ़ा है तो इट मीन्स कि हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ी। आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है ना। फर्स्ट तो ये है कि वैसे भी हमारा इंडिया इज ए मतलब कृषि प्रधान देश जिसको बोलते हैं ना हम, कि हमारा जो देश है दैट इज कृषि, मतलब बहुत से लोग जो हैं वो दे आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है बट दे आर नॉट डूइंग द एग्रीकल्चर बिजनेस, ठीक है ना, एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं कर रहे। they are not having the agro based industries, or they are not having the nurseries, or they are not doing any business that is based on agriculture। तो यहाँ पे जो उसका जो मेन है वो जो एक रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है दैट इज अनदर थिंग, बट एक एग्री बिजनेस में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जैसे आप जैसे है, when you will have the graduation in agriculture you will have the skill, ठीक है ना, आपके पास एक स्किल आएगी। तो दैट विद दैट स्किल यू कैन हैव दी एग्रीकल्चर बिजनेस, आप अपना खोल सकते हो, एनी बिजनेस बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये है
इसका है कि ये हमारा जो आपका टॉपिक था, दिस वाज द एक्चुअल टॉपिक कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अपने एग्री बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा. अब नाउ वे यू ओपन, इफ यू वांट टू ओपन दैट बुक, ठीक है ना, विच आई हैव सेंट यू द पीडीएफ. That is on page 24, impact of economic reforms on agri-business, agri-enterprise. जो जितना भी मैंने whatsoever I had discussed, that is have been mentioned in this particular topic in the book. ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पे आप देखो कि यहाँ यही लिखा है, इन द मिडेस्ट ऑफ, जो स्टार्टिंग में मैं एक दो लाइन पढ़ रहा हूँ, in the midst of every crisis lies a great opportunity. यहाँ देखो कितना अच्छा उसने वर्ड यूज किया है कि जब जो कोई भी किसी भी, जैसे आपके ऊपर कोई भी ऐसी मुसीबत आती है, ठीक है ना, तो दैट ब्रिंग्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर यू. आपके लिए कोई वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है कि आप उससे बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है ना. तो ऐसे ही उसने कहा इन द मिडेस्ट ऑफ एवरी क्राइसिस, जब भी कोई क्राइसिस किसी कंट्री के ऊपर आता है, तो दैट ब्रिंग्स ए अपॉर्चुनिटी. तो ये क्या है, वंस एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, ठीक है ना, ये जैसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, वंस एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, दिस कोट मोस्टली aptly describe the genesis of 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया. इसी से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया का जन्म हुआ. इन इंडिया दैट हैज चेंज द कंट्री फॉर एवर, जिसने हमारे देश को सदा के लिए बदल दिया. और also refers to as a new economic policy NEP 1991 or new industrial policy. It was a major shift from a socialist conservative, ठीक है ना, इकोनॉमी टू मार्केट ओरिएंटेड. फिर आगे जो वर्ड्स उसने यूज किए हैं, लिबरलाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, जिसकी बात मैं कर रहा हूं. दिस हिस्टोरिकल शिफ्ट which essentially resulted from a serious economic crisis due to huge balance of payments, ठीक है ना, जिसमें मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देखा कि हमारा क्राइसिस आ गया ड्यूरिंग 1980s में बहुत क्राइसिस वाज फोर्स्ड अपॉन द कंट्री बाय इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज एज ए कंडीशन फॉर ए वर्ल्ड बैंक लोन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया. मैंने बहुत ही आपको सिंपल वर्ड्स में सब चीजें बताई हैं. फॉर लोन फॉर बेल आउट प्लान, there were no choice but to accept and implement economic reforms to get the bailout loan in order to avoid the bankruptcy. Bankruptcy होता है कि जब दिवालिया निकल जाता है देश का, ठीक है ना, तो इसमें कोई नहीं रह गई थे. नाउ डिकेड्स लेटर विद ऑल राउंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन डेवलपमेंट, वन कैन बी श्योर टू डिस्क्राइब इट एज ए ब्लेसिंग ऑफ डिस्क्यूज, ठीक है ना. दिस न्यू आइडिया, आगे ये बात स्टार्ट होती है. This new idea of economic reforms presented by Dr. Manmohan Singh, the finance minister, in his budget on 24 July 1991. जब उन्होंने पार्लियामेंट में बजट पेश किया 24 जुलाई 1991 को, तो उसमें उन्होंने कहा विद एन एम्फेटिक डिक्लेरेशन इन दी पार्लियामेंट में क्या कहा उन्होंने, कोटिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड उसने यूज किया है, पार्लियामेंट कोटिंग विक्टर हुगो, VICTR, विक्टर हुगो, मीन्स नो पावर ऑन अर्थ. ये वर्ड सुनने वाले हैं जो उन्होंने वहां कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, कि देश में कोई ऐसी ताकत नहीं है उस आइडिया को रोक सके जिसका टाइम अब आ गया उस आइडिया का. ये इस वर्ड्स के साथ उसने शुरू किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने. कभी आपने देखा जब बजट पेश होता है तो सभी जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसके लिए बहुत बड़ा एक क्रूशियल टाइम होता है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, जो देश का बजट पेश करना, ठीक है ना, कि कैसा बजट रहेगा, पूरे साल कैसा चलेगा. तो उसने ये वर्ड्स उस टाइम यूज किए थे कि देश की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो इस चीज को रोक सके, ठीक है ना. तो ये मनमोहन सिंह विद इन एफेसिस और डिक्लेरेशन इन द पार्लियामेंट कोटिंग विक्टर होगा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम.
जिस आइडिया का टाइम आया है उसको देश की कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती. He continued, I suggest to this august house that the emergence of India as a major economic power in the world happened to be on such idea. Let the world hear it loudly. उसने कहा था कि पूरा संसार इसको सुन ले. ये उसने वर्ड किए थे कि let the house that emergence of India major economic power in India. Let the world hear it loud and clear. इंडिया इज नाउ वाइड अवेक कि हमारा जो देश है इंडिया अभी जाग पड़ा है. वी शैल प्रिवेल, वी शैल ओवरकम. ठीक है ना, हम इसमें से इस चीज जो हमारे ऊपर क्राइसिस आया है इसको पार कर लेंगे. वी शैल प्रिवेल, वी शैल ओवरकम. विद दिस होल डेकोरेशन डिकेड्स of Nehruvian socialist economic policy came to an end and a new era of economic liberalization began in the Indian economy. As a result, an economic characterized by Hindu rate of economic growth. तो ये है जो आगे आप इसमें देखोगे मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. जो जितने भी मैंने ये आपको किया ये सब जाके आगे आप देखो इसमें लिखा हुआ है सभी. इंट्रोड्यूस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बार जो आप पैरा देखो मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिखा है. द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रिफॉर्म्स बार लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन जो मैंने आपको फिर उसको रिपीट कर देते हैं. लिबरलाइजेशन वाज एम्ड एट रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल और द एंड ऑफ लाइसेंस राज. ठीक है ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल या लाइसेंस राज को खत्म करना. Where privatization was aimed at encouraging private investment, जिसके बारे में मैंने बात की है, and competitiveness in various sectors, and globalization was to open the Indian market and Indian business for global participation. ठीक है, तो in order to benefit from global markets, particular आगे इसमें काफी एक्सप्लेन किया हुआ है ये, लेकिन वही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि व्हाट डज इट मीन और इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा. अब ये आगे जाके जो आप लास्ट में देखो ग्लोबलाइज मार्केट एंड एग्री बिजनेस इन इंडिया, जो लास्ट में ये लिखा है इसके अंदर ग्लोबलाइज मार्केट एंड एग्री बिजनेस इन इंडिया. Indian agriculture historically has been a major global player in international agri commodity trade. The spice trade. स्पाइस क्या होता है? स्पाइस जानते हो? स्पाइस का क्या मतलब, क्यों सोचल जानते हो स्पाइस क्या होता है? सर जी मसाले. हाँ, जो मसालों की ट्रेडिंग थी वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी. ठीक है ना, जो मसाले हम मतलब करते थे ना एक्सपोर्ट, वाज द मेन ट्रेडर फॉर स्पाइस अक्रॉस यूरोप, Mediterranean and East Asia. Globalization has created an environment for greater economic dependence among nations and opened opportunities for trans-boundary business. Globalization से हमारी trans-boundary जो business था वो खुल गया, मतलब है कि business agriculture का बढ़ गया. How it can be a threat to Indian business as they cannot compete with the multinational companies unless they involve and collaborate. Moreover, it can particularly put our farmers to disadvantage unless they have adequate government protection, and thus it can further magnitude the resource poor small farmers which. इसका मतलब उन्होंने कहा कि हमारा मतलब है ग्लोबलाइजेशन से गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है जो स्मॉल, क्योंकि इसमें जो बड़ी कंपनीज हैं दे विल इंटरफेयर इन दैट, और हमारा जो छोटे किसान है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर का अगर सेक्टर देखो तो जो हमारे लघु किसान है, छोटे किसान है, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा इस बिजनेस का, क्योंकि जो बड़े फार्मर्स हैं या बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, जो अभी भी ऐसे ही हो रहा है कि मोस्ट ऑफ दी जो एग्री बेस्ड ट्रेडर्स हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं. In globalization, modern trade export from agriculture sector continues to be major export idea. तो ये है, दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस यू. अगर आप इसमें पढ़ना चाहें इसमें और मतलब यू कैन गो थ्रू इट, बट जितना मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये बहुत है इसमें तो बहुत लेंथी है, इसमें आप कोई इतनी मतलब इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जितना मैंने आपको बताया है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
and what are their impact on agri business. तो आप I think that is sufficient, you can follow it and can do it, ठीक है ना. तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इसमें मैंने आपको ऊपर काफी टाइम लगा दिया. दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. अब आप उसमें देखो, इसमें दो चीजें हैं कि फर्स्ट तो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या इफेक्ट है ऑन एग्री बिजनेस, और फिर उसमें कॉमा डाल के उसने डाला हुआ है एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या क्या है कि हाउ दिस एंटरप्रेन्योरशिप इज डेवलप. इसमें उसने एक चार्ट भी बनाया है, एक उसका सर्कल भी ड्रा किया है. उसमें फर्स्ट इज द इनकम जनरेशन, देन इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देन इज द एंटरप्रेन्योरशिप. ये तीन चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आएंगी. इकोनॉमिक जनरेशन, जब आप इफ यू स्टार्ट एनी बिजनेस देयर इज प्रॉफिट, ठीक है ना, आपका प्रॉफिट होता है, तो दैट प्रॉफिट इज स्पेंड इन द बिजनेस इटसेल्फ. तो जब आपकी इनकम जनरेशन होगी तो इट मींस कि यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड इन दैट, यू विल डू दैट बिजनेस एंड यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड. और फिर आगे जो एरो मार के दिया है एंटरप्रेन्योरशिप मींस जब आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, आपके पास इनकम आ गई, then you will have the more innovative ideas. आपके दिमाग में बहुत से आइडियाज आएंगे, आप उस चीज को डिवर्सिफाई करना चाहेंगे, ठीक है ना. जैसे आजकल जितने भी बिजनेसमैन कर रहे हैं, when there is a generation of income and when they are employed in that, then they think about their diversification of their business. वो चाहते हैं कि किसी दूसरे हम और दूसरा काम करें, जो उनका दिमाग में आइडियाज आते हैं. तो जब वो आइडियाज को आगे उस इनकम के साथ बढ़ाते हैं तो दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप. तो मतलब एक अपना और काम शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है ना. ये मैंने आपको इन नटशेल बताया, लेकिन इन काफी मैंने डिटेल में अभी बता दिया आपको इन क्वाइट लेंथी वे. तो आप जो नेक्स्ट है इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है. फिर आपका वो लीडरशिप स्किल वगैरह है, दैट इज इजी टॉपिक कि अंडर एंटरप्रेन्योरशिप हाउ यू शुड बिकम द लीडर, ठीक है ना, व्हाट शुड बी द लीडरशिप स्किल इन यू. तो दोज टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. नाउ वी वाइंड अप हियर, ठीक है ना. तो एनी मतलब क्वेश्चन, क्योंकि दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि मैंने एक्चुअली आई मे टेल यू कि आई हैव in very elaborate way I have मतलब gone through this economic reforms. क्योंकि जब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि when I came in the bank in 1979, तो उसके बाद we have some internal exams for promotions. तो that is called the CAIAB, Certified Associate of Indian Institute of Bankers. तो उसमें there were 16 papers टू क्लियर दैट एग्जाम, क्योंकि उससे हमें इंक्रीमेंट मिलती थी, हमारी सैलरी में मतलब बढ़ोतरी हो जाती थी. तो दैट आई क्लियर दोट 16 पेपर्स CIB, ठीक है ना. दैट वाज द पार्ट 1 में 8 पेपर थे, देन पार्ट 2 में 8 पेपर थे. तो देन इन 1991-92 आई रिमेम्बर इट वेरी मच कि व्हेन आई वाज हैविंग पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कोई ऐसा सब्जेक्ट था, तो देयर इन दैट एट दैट टाइम 1991 में पेपर में ये इसी के ऊपर ही सारा मेरा जो क्वेश्चन पेपर था, इट इज टोटली कवर्ड दिस थिंग ओनली, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, देन प्राइवेटाइजेशन. और मैंने मतलब इसको काफी आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई गॉट द गुड मार्क्स इन दैट, ठीक है ना. ये मैं इसको इसलिए आज मैंने आपके ऊपर भी ये काफी इसमें टाइम डिवोट किया कि एटलीस्ट यू मस्ट नो कि व्हाट डज इट मीन, कि आज जो आपको देश में देख रहे हो व्हाट इज आवर पोजीशन, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना. आज हम उसको, ये मैं नहीं कि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं कोई ना उधर कोई बात करता ना, आज हम उनको बेशक इग्नोर कर जाएं, लेकिन जो आज हमारे देश की स्थिति है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, ठीक है. कोई ना कोई किसी का आइडिया होता है, वो चीज को चलिए, लेकिन उसमें बाकी सारे कंसेप्ट, एवरी कंसेप्ट इज राइट,
जैसे हमारी ग्लोबलाइजेशन इज गुड, प्राइवेट दिस लिबरलाइजेशन इज गुड, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में जाके जो गवर्नमेंट है उनका कोई फॉल्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का, कि प्राइवेटाइजेशन जो है जिन सेक्टर्स में नहीं होनी चाहिए थी उन सेक्टर्स में भी हमने कर दी, और हमने बड़े लिबरल वे में कर दी, पर्टिकुलरली इन एजुकेशन एंड हेल्थ में हमें दैट एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन वहां भी हमने प्राइवेटाइजेशन बड़ी फ्लरिशली की है, और उसके आज रिजल्ट्स जो है आई शुड नॉट मेंशन, आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट, उसके जो रिजल्ट्स हो वो आज आप खुद देख रहे हो, ठीक है ना, आई शुड नॉट से दिस थिंग। तो ये था व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू टुडे, ठीक है ना। अभी आपको आई डोंट थिंक कि अभी आपके माइंड में कोई एनी doubt will be there. Even then I ask you कि if you have any question you can ask me, ठीक है ना। कोई ऐसा नेहा, अनीशा, कोई any type of clarity you want, No, sir. है ना, एवरीथिंग No, क्लियर sir. ना। अगर आपने मेरा अच्छी तरह, अभी मैं क्या है कि ऑल दिस लेक्चर आई एम आल्सो रिकॉर्डिंग, ये आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरे पास आ गया है कि 46 मिनट 18 सेकंड्स हो गए हैं आपको मैं मतलब ये बताते हुए। तो ये रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैं जब आप चाहो तो मैं आपके इसमें ग्रुप में ये सारी जितने भी लेक्चर है ना, पहले 2-3 एक्सेप्ट 2-3 लेक्चर्स, उस टाइम मेरे को पता नहीं चल रहा था इसको, फिर मेरे बेटे ने मेरी हेल्प की इसको कि हाउ टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग ये सारी हो जाती है। तो नाउ दिस रिकॉर्डिंग इज विद मी इन माय लैपटॉप, तो मैं आपको वो उसको आपके ग्रुप में भी इसको शेयर करता रहूंगा ना। तो दोज हु आर नॉट अटेंडिंग, जो आप जहाँ बाद में भी अगर कभी सुनना चाहें तो मैं इसको मतलब यूट्यूब में भी डालूंगा, जैसे मैंने कोविड टाइम में भी डाले थे, ठीक है ना। जब फ्री टाइम मिलेगा तो यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब आल्सो, यू कैन गो थ्रू द व्हाट्सएप, ये रिकॉर्डेड है पूरा, अगर आप बाद में भी सुनना चाहें तो इसको सुन सकते हैं। मैं आपको उसी आइडिया पे ला रहा हूँ कि यू शुड नॉट राइट इट, ठीक है ना। आप वो जो आपको मैंने पहले ही मैं कल 1 साल पहले ही आपको प्रिपेयर कर दिया था कि यू शुड नॉट हैव द डिक्टेशन, जो आप डिक्टेशन लेते हो दैट इज वेरी बैड प्रैक्टिस। लेक्चर मीन्स लेक्चर कि आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड देन यू शुड राइट इन योर ओन वर्ड्स इन द एग्जाम या टेस्ट जो भी है। तो दैट इससे क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इससे आप चीज को समझते हो, आपका जो अटेंशन है वो समझने में है ना कि लिखने में है। जब आप लिखते हो तो यू डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली, फिर आपको बाद में उतना ही टाइम जो है और डिवोट करना पड़ता है समझने के लिए। तो ना तो उस टाइम जब आप लिख रहे होते ना आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, सिर्फ आपका फोकस होता है लिखने की कि मेरा कोई वर्ड छूट ना जाए, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास बुक है, द बुक इज देयर, इफ यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन देन यू गो कैन गो थ्रू द बुक इटसेल्फ। और जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ व्हाट्सएवर आई एम टेलिंग यू, अगर आपके माइंड में ये आ जाता है तो यू कैन रिप्रोड्यूस इट इन दी एग्जाम, ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू, हैव ए गुड डे। एनीथिंग आएगा कोई भी किसी तरह की, आज थिंक आज सुखवंश जी नहीं है, मैं आपको ममता मैम से बोलता हूँ कि आपसे कुछ प्रैक्टिकल वगैरह आज करवाते रहे, उनके जो पीरियड है दैट विल बी वेकेंट टुडे, है ना। ओके देन, थैंक यू, Good night, sir. ओके, गुड नाइट।